टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थैनाटोलॉजी। इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि एक इंसान था, उसके इनके वजूद इस दुनिया से कैसे ख़त्म हुआ, उसके क्या क्या सबब बने। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेथ इज़ आल्सो कॉल्ड थैनाटोलॉजी। हमने ये पढ़ना है उसके अंदर मोड्स ऑफ डेथ क्या थे। मोड ऑफ डेथ से मुराद यानी कि हमारे पास कौन कौन से आते हैं। फिक्सिया आ जाता है, सिनकोप आ जाता है। सिनकोप का मतलब क्या है? स्टॉपिंग ऑफ सर्कुलेशन। या फिर हमारे पास क्या आता है? कोमा स्टेट। ये हमारे पास क्या थी? मोड ऑफ डेथ थी। काजेज क्या हो सकती है हमारे पास? काजेज की अगर बात करूँ, या तो कोई डिजीज़ होगी, कोई इंजरी होगी, या कोई इंटॉक्सिकेशन होगी। अगर मैकेनिज्म की हम बात कर लें तो मैकेनिज्म हमारे पास क्या आ जाता है? जब भी हम किसी को डेथ को स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए उसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में, उसकी पैथोलॉजी के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। उसी की वजह से हम मैकेनिज्म को जज कर पाते होते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले इसमें एफएक्सजे के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मैनर्स ऑफ डाइंग की, मैनर्स ऑफ डाइंग में दो आती है हमारे पास, या तो नेचुरल होती है या अननेचुरल होती है। अगर मैं अननेचुरल की बात करूँ तो फिर उसमें फिर तीन आ जाती हैं चीज़ें। एक सबसे पहले क्या आ जाती है हमारे पास? एक्सीडेंट आ गया कोई, ये भी अननेचुरल है। कोई सुसाइड आ गया, ये भी अननेचुरल है। या फिर कोई होमिसाइड आ गया, ये सारी चीज़ें क्या है? अननेचुरल है। इस चीज़ों को जो हमने स्टडी करना है, ये हमारे पास थैनाटोलॉजी कहते हैं। और जो मौत के बाद जो अमल होते हैं, जैसे कि हमारे पास पुट्रीफेक्शन है, या फिर हमारे पास फॉल इन टेम्परेचर है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हाइपोस्टेसिस आ जाता है। ये सारा हम लोग इसी के अंदर ही हम स्टडी करेंगे। हमारी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उसकी जो तीन मेन वाइटल ऑर्गन्स पे बेस्ड करती होती है। अगर वो इंसान के अंदर, किसी जिस्म के अंदर वो तीन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो मतलब कि वो यानी कि प्रॉपर इंसान ज़िंदगी जी रहा है। और ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है क्या? सबसे पहले जो हमारे पास आता होता है वो क्या आता है हमारे पास? रिस्पायरेटरी सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्या? कार्डियक सिस्टम। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? नर्वस सिस्टम। ये तीन हमारे पास सिस्टम होते हैं। इसकी बिना पे हम जज कर पाते हैं कि मौत वाकई हुई है या नहीं हुई। इन तीनों में से अगर कोई एक भी बंद हो जाता है या कोई एक भी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता तो उससे हमारे पास क्या होता है? वो दूसरे दो को भी रोक देता होता है, या दूसरे दो को भी कोई नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती होती है। नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कहते होते हैं, यानी कि सिंपल वर्डिंग के अंदर इसको हम क्या कहते होते हैं? इनर्वेशन। कार्डिक वाले को हम क्या कहते होते हैं? सर्कुलेशन। इंस्पायरेशन, सर्कुलेशन और इनोवेशन, ये तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है ये हमारे पास। अगर इन तीनों को एक भी खराब है तो ऑब्वियस सी बात है डेथ है। इसके बाद यानी कि हमारा ये मानना है कि इंसान के एक मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। ये बात सिस्टेमिकली तो ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, मगर जब इंसान की डेथ होती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई उसका सबब बनेगा। कोई ऑर्गन उसका डैमेज होगा, कोई टिश्यूज उसके डैमेज होंगे, उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। यानी किसी भी डेथ के पीछे वो हमारे पास क्या क्या उसको यानी कि हम क्या क्या कोई ना कोई ऑर्गेनिक डेथ वगैरह, कोई ना कोई काज वगैरह उसकी लाजमी होगी। ये डेथ है ना, किसी भी चीज़ की, ये एक मिनट में नहीं होती। मतलब कि इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है। यानी कि अगर इंसान एक मर भी गया है तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होंगे जिसकी वजह जो डिक्लेयर करेंगे कि अब प्रॉपर डेथ हो चुकी है। जिस तरह कि हर टिश्यू की, हर सेल की एक अपनी वायबिलिटी होती है। उसके अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो मतलब कि इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। यानी कि अगर इंसान की डेथ हो गई है तो कुछ ही मिनट के बाद उसके नर्वस टिश्यू ख़त्म होने लग जाएंगे। उसके जो मसल्स टिश्यू हैं वो 6 घंटे के बाद 6 घंटे के अंदर ख़त्म होने लग जाएंगे। कॉर्निया है वो भी 6 घंटे के अंदर अपना यानी कि डिकम्पोजिशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और जो अगर स्किन सेल्स की मैं बात करूँ तो 12 आवर्स के अंदर अंदर वो अपने यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट होता क्या है? हमने बात की है कि इन तीनों ऑर्गन में से या तीनों सिस्टम्स के अंदर से रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन और इनर्वेशन के अंदर कोई एक भी बंद होता है तो बाकियों के ऊपर भी असर डालता है और डेथ की वजह भी बनता है। अगर इन तीन के अंदर से अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई हमारी रिस्पायरेशन बंद हो गई है या हमारी सर्कुलेशन बंद हो गई है
कुछ मिनट के लिए या काफ़ी देर के लिए बंद हो गया हो, परमानेंट बंद हो गया, तो हम डेथ डिक्लेयर कर देते। मगर ये चीज़ एक प्रॉपर यानी कि डेथ को जस्टिफाई करने के लिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए हमें और भी स्टडी करना ज़रूरी है। स्पेसिफिक साइंटिस्ट था, उसने भी यही बात की थी। अगर मैं एक लफ्ज़ डेथ का इस्तेमाल करता हूँ तो डेथ ये वैसे तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, किसी भी लॉयर के लिए या किसी भी प्रीस्ट के लिए प्रॉपर नाम है, मगर बायोलॉजिकल स्टडी को अगर हम देखा जाए तो ये प्रॉपर टर्म नहीं है। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बंदे के बारे में, उसके बारे के उसके डिजीज़ के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मोलक था, उसने भी यही कहा था, जो डाइंग एक प्रोसेस है, एक मिनट में नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर एक अमल होता है जिसको हम डेथ कहते होते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टेट्स ऐसी आती हैं, यानी कि एक हालतें ऐसी आती हैं जिसके अंदर यानी कि हम जज नहीं कर पाते कि इंसान मर गया है या ज़िंदा है। उसका यानी कि बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी फॉल हो जाता है, उसकी कार्डियक आउटपुट वगैरह भी वो भी काफ़ी डिप्रेस हो जाती होती है। मगर अगर प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट मिल जाए दोबारा से, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है, उसका यानी कि कार्डिक आउटपुट भी यानी कि ठीक काम करने लग जाता है, और यानी कि प्रॉपर यानी कि वो इंसान नॉर्मल हो जाता होता है। कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे कि किसी को इंसेफेलाइटिस डिजीज़ है या कोई स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक पॉइजनिंग है किसी को, तो स्टेट्स के अंदर इंसान के यानी कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता होता है, यानी कि उसके अलावा और उसका टेम्परेचर भी गिरने लग जाता है, जिसको हम डिक्लेयर तो नहीं कर सकते कि डेथ है। अब इसको जज कैसे किया जाएगा? हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ईसीजी है, ईईजी है, ये डायग्नोज करती होती है, मगर इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर जीरो है तो हमको क्या डिक्लेयर करते होते हैं? डेथ डिक्लेयर करते होते हैं। मगर आजकल हम जितना एडवांस हो चुके हैं, हमने जितनी यानी कि जदीदियत अपना ली है मेडिसिन की फील्ड के अंदर, हम यानी कि कोई इंसान के दो इंस्पायरेशन और सर्कुलेशन अगर उसकी बंद हो जाती हैं तो हम उसको किसी अपरेटस के ज़रिए, किसी इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए उनको जारी रख सकते होते हैं। तो यानी कि अगर ये दो बंद हो जाते हैं तो हम डिक्लेयर डेथ नहीं कर सकते कि अब डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि किसी ना किसी यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी वेंटिलेटर्स वगैरह के ज़रिए अगर इनको दोबारा यानी शुरू किया जा सकता होता है। यानी कि अगर हमें मौत डेथ को स्टडी करना है तो हमें इसके लिए इनोवेशन का स्टडी करना भी ज़रूरी है, जिसको प्रोफेसर एफ केम्प्स ने कहा था। उसने आगे इसको एक्सप्लेन किया था, यानी कि ब्रेन का ब्रेन डेथ होना बड़ा कंपल्सरी है किसी भी डेथ को जस्टिफाई करने के लिए। ब्रेन डेथ का यानी कि जो लागू है ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो हो चुका है, मगर पाकिस्तान में या इन जैसे कंट्रीज़ के अंदर अभी तक इसको प्रॉपर्ली वो एडमिट नहीं किया गया, मगर कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं वो इसको मानते भी हैं और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अगर किसी की ब्रेन डेथ हो गई है तो अगर बेशक उसको बाकी अपरेटस वगैरह यानी कि कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम को अगर हम यूज़ भी करते होते हैं, इंसान को यानी कि उसका हार्ट सिस्टम प्रॉपर चलता रहे, और मगर ब्रेन डेथ हो चुकी है तो इंसान दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। वो यानी कि अब प्रॉपरली डेथ उसकी हो चुकी है, वो मर चुका है। इसके बाद यानी कि 2 कोड्स हैं हमारे पास गाइडलाइन के लिए, कहाँ पे अवेलेबल है? यूके के अंदर और यूएस के अंदर। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो उसका ये आता है, यानी कि उसके 3 क्राइटेरिया हैं सबसे पहले इसको समझने के लिए। सबसे पहला ये है कि यानी कि कोई इंसान कोमा की स्टेट में हो, किस वजह से हो? किसी इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से हो, या हाइपोथर्मिया की वजह से हो, मगर एंडोक्राइन इशू उसका नहीं होना चाहिए, एंडोक्राइन की वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से कोमा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है? जो उसका ब्रेन स्टेम है उसका यानी कि प्रॉपर्ली यानी कि उसका फंक्शन है वो ख़त्म हो चुका हो, ना वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स शो कर रहा हो, ना कॉर्नियल रिफ्लेक्स शो कर रहा हो, कोई फेशियल मसल्स या ऑक्यूलोवेस्टिबुलर नर्व्स वगैरह उसकी प्रॉपर्ली वर्क ना कर रही हो या एब्सेंट हो। तीसरा, अगर हम उसकी वेंटिलेशन को ख़त्म करें, वेंटिलेटर्स को अगर हम उसको हटा दें और उसको जो आर्टेरियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटलीस्ट यानी कि 6 किलो पास्कल अगर है, जो कि काफ़ी है किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वो मेंटेन किया जाए, मगर वो जो पेशेंट है वो अब कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, उसकी जो ब्रेन है कि उसको डेथ हो चुका है, तो हम उसको क्या कहेंगे? लीगली हम उसको डेथ डिक्लेयर करेंगे। यानी कि अगर बेशक उसका इंस्पायरेशन वर्क कर रहा है, सर्कुलेशन वर्क कर रहा है, मगर जो उसकी इनोवेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, उसका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, तो वो आदमी मेडिकली डेड है, वो इलीगल है, क्योंकि उसके अंदर सोचने की, समझने की सलाहियत नहीं रही है, और ना ही वो कोई रिफ्लेक्सेस शो करता होता है, जिसको अगर हमने प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना होता है तो हमारे पास एक ईईजी है, ये प्रॉपर्ली डिक्लेयर कर देती है। अगर यानी कि इसके अंदर कोई इम्पल्सेस शो नहीं होते, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं होती, तो मतलब कि वो आदमी मेडिकली क्या है? डेड है। अगर हमें सर्टिफिकेट इशू करना है कोई भी,
डेथ सर्टिफिकेट, तो हमें इन चंद बातों का ख्याल सबसे पहले लाजमी रखना चाहिए। क्या आती है हमारे पास, जो उसके अंदर प्यूपली डायलेशन है, प्यूपल डायलेशन यानी कि बायलेटरल फिक्स्ड प्यूपल डायलेशन को हमने चेक करना है, बड़ा ज़रूरी है इसको चेक करना। अगर इसमें रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, यानी कि डेथ नहीं हुई। अगर इसमें कोई रिस्पॉन्स शो नहीं हो तो मतलब वो डेथ हो गई। एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, उसके यानी कि सारे जो रिफ्लेक्सेस है नेचुरल वो ख़त्म हो जाने चाहिए। कोई उसको अंदर कोई पेन वगैरह का कोई सिम्टम्स वगैरह अपेयर ना हो, इसको भी चेक करना बड़ा ज़रूरी है। इंस्पायरेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, इंस्पायरेशन भी ख़त्म हो जानी चाहिए उसके अंदर। यानी कि अगर फॉल इन बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, उसको भी चेक करना है, वो एडिशनल है मगर उसको करना बड़ा ज़रूरी है। और कम से कम 6 घंटों तक जो उसकी ईईजी है वो फ्लैट आनी चाहिए, मतलब कि वो यानी कि सीधी आनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें शो नहीं होनी चाहिए। ईजी शुड बी फ्लैट, वो फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता होता है वो आता है पोस्टमार्टम फिनोमिना। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन इसने ये कहा है कि यानी कि जो डेथ है इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसको डिक्लेयर करने के लिए किसी भी फिजिशियन का यानी कि डिसीजन देना बड़ा ज़रूरी है, क्लिनिकल डिसीजन लेना उसका बड़ा ज़रूरी है कि अभी डेथ हुई है या नहीं हुई। अगर कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है और उस दौरान उसकी डेथ हो गई है तो एट लीस्ट 2 फिजिशियन इसका यानी कि वो डिसीजन देंगे कि डेथ हुई है या नहीं हुई है तो क्या किस वजह से हुई है, और उन दोनों फिजिशियन का ताल्लुक यानी कि किसी भी सर्जरी से नहीं होना चाहिए। सर्जरी के किसी भी टीम मेंबर का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टमार्टम फिनोमिना। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जैसे यानी कि जब इंसान मर जाता है तो कोई ना कोई इसके अंदर चेंजेस टेक प्लेस होती हैं। इंसान के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो उसके यानी कि मसल्स हैं वो फ्लेसिड हो जाते होते हैं, उसके यानी कि कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाते होते हैं। उसके अंदर यानी कि जो थोड़ी देर बाद कुछ यानी कि हमारे पास यानी कि मसल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह कि मैंने पहले बता दी, जो नर्वस टिश्यू है वो फ़ौरन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स, जबकि जो हमारे मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो 6 घंटों के अंदर हो जाते हैं। कॉर्नियल मसल्स हैं वो भी 6 घंटों के अंदर यानी कि डेड होना स्टार्ट होते हैं, जबकि स्किन मसल हैं वो 12 आवर्स के अंदर डेड होते हैं। जो उनकी वायबिलिटी है वो 12 आवर्स है। अगर यानी कि कोई भी ऑर्गन्स है, जैसे हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह हैं या किसी भी ऑर्गन की कवरिंग्स है, वो हमारे पास सबसे पहले डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगी या वो यानी कि जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जबकि हमारे पास जो बोन्स हैं, नील्स हैं या हेयर्स हैं, इनके अंदर इम्यून है भी, यानी कि ये कभी परसिस्ट करेंगे, इसके अंदर फ़ौरन चेंजेस टेक प्लेस नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, जब इंसान मरता है तो कोई ना कोई फिजिकल केमिकल चेंजेस टेक प्लेस होते हैं जिससे इंसान के अंदर स्मेल प्रोड्यूस होती है। वो स्मेल प्रोड्यूस क्यों होती है? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई फ्लूइड्स होते हैं, गैसेस वगैरह होती हैं, या फिर जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से यानी कि वो स्मेल करना या फाउल स्मेल करना वो प्रोड्यूस कर देते होते हैं। पोस्टमार्टम के अंदर हमारे पास कुछ चेंजेस टेक प्लेस होती हैं। सबसे पहले वाली चेंजेस को हम क्या कहते होते हैं? इमीडिएट अर्ली चेंजेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? पहले आता है इमीडिएट चेंजिंग्स, फिर आता है अर्ली चेंजिंग्स, उसके बाद हमारे पास आता होता है लेट एंड वेरी लेट। अगर मैं सबसे पहले इमीडिएट चेंजेस की बात करूँ, इमीडिएट चेंजिंग में हमारे पास क्या हुआ था, तो वो हमने जो अभी पीछे पढ़ लिया है। हमारे पास क्या क्या चीज़ें टेक प्लेस हुई थी? कॉर्नियल रिफ्लेक्स ख़त्म हो गए थे हमारे पास, हमारे मसल्स क्या हो गए थे? फ्लैसिड हो गए थे। जो हमारी यानी कि हार्ट बीट थी वो ख़त्म हो गई थी, चेस्ट मूवमेंट ख़त्म हो गई थी। ये हमारे पास क्या चीज़ें टेक प्लेस हुई हैं? इमीडिएट चेंजेस टेक प्लेस हुई हैं। अगर मैं अर्ली साइंस की बात करूँ तो हमारे पास क्या होता है? जो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर फॉल होने लग जाता होता है, हाइपोस्टेसिस शो होने लग जाती है, रिगर मोर्टिस शो होती है, और उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? चेंजेस ऑफ आई बॉल हमारे पास आती हैं। वो हमारे पास किस में शो होती हैं? अर्ली चेंजेस के अंदर। अगर मैं लेट की बात करता हूँ तो लेट के अंदर भी हमारे पास आगे क्या आती है? डिकम्पोजिशन वगैरह भी हमारे पास पुट्रिफेक्शंस वगैरह में आती होती है, कैडेवरिक स्पेज़्म वगैरह आती हैं, वो सारे यानी कि लेट और वेरी लेट वगैरह के अंदर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फॉल ऑफ टेम्परेचर, जब इंसान मरता है तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट की निस्बत ज़्यादा होता है, तो जब इंसान मरता है तो बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी यानी कि एज ए
इंटेंट मास यानी कि बिहेव करती होती है, वो टेम्परेचर लॉस करना शुरू कर देती होती है इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी कम हो जाता होता है। हमसे डर्बी एक साइंटिस्ट है, इसने क्या कहा था, इसने कहा था यानी कि थर्मामीटर को हमें यूज़ करना चाहिए क्या नोट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के लिए। फिर रॉबर्ट सी, इसने यानी कि उस अपरेटस को यानी कि उसको थर्मामीटर को इस्तेमाल किया था, उसके यूजेस बताए थे। फिर बाद शीयर्ड था, इसने क्या किया था, इसने न्यूटन का एक ग्राफ यूज़ किया था जिसके अंदर उसने यानी कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था फॉल इन बॉडी टेम्परेचर को। यानी कि जैसे ही इंसान मरता है उसको यानी कि जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर की चेंजेस आती हैं उसने उसे रिकॉर्ड की थी, उसके बारे में बताया था कि यानी कि प्रॉपर किस टाइम के बाद कितना टेम्परेचर फॉल होता है। उसने यानी कि प्रॉपरली एक ग्राफ शो किया था ऐसा। इससे बताया था कि यानी कि कितने टेम्परेचर में बॉडी ने कितना टेम्परेचर फॉल किया है, यानी कितने टाइम के अंदर कितना टेम्परेचर उसका कम हुआ है और फिर कैसे कम हुआ है। जाहिर सी बात है जैसे ही हमारे पास क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एनवायरनमेंट और बॉडी के अंदर कम हो जाता है यानी कुछ देर के बाद, तो इसी तरह फिर रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास कम हो जाता होता है। शुरू के अंदर जब यानी कि फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है तो जो हमारी स्किन है वो सबसे पहले यानी कि अपना टेम्परेचर फॉल करते होते हैं निस्बतन हमारे सेंटर ऑफ बॉडी के, यानी कि हमारा जिसम दरमियानी हिस्सा है वो भी टेम्परेचर लूज नहीं करता, हमारी स्किन जो है वो सबसे पहले अपना टेम्परेचर फॉल करेगी। जो हमारे पास फैट्स होते हैं यानी कि ये पूरा कंडक्टर होते हैं, ये यानी कि टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते या प्रॉपरली इनकी निस्बत यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता। अगर हमें इंटरनल कोर ऑफ बॉडी का टेम्परेचर मालूम करना है तो हमारे पास कौन सा तरीका होता है, या तो हम रेक्टम के जरिए मालूम करते होते हैं या फिर हम किसके जरिए मालूम करते होते हैं नाम क्या होता है उसका, सब हेपेटिक साइट के जरिए। इसके लिए भी यानी कि हमें थर्मामीटर ही यूज़ करते होते हैं, कम से कम हमारे पास थर्मामीटर यानी कि कितना यानी कि रेक्टम के अंदर हमें पुट करना चाहिए या सब हेपेटिक के अंदर पुट करना चाहिए, तो हमें यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर एटलीस्ट यानी कि हमें 4 इंचेस बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा थर्मामीटर को रेक्टम के अंदर या सब हेपेटिक के अंदर, ताकि हमें प्रॉपरली टेम्परेचर इनर कोर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर हमें मालूम हो सके। अगर हम थर्मामीटर यूज़ करें फ़ारेनहाइट के अंदर जो उसकी रेंज है 50 टू 100 होनी चाहिए फ़ारेनहाइट में। अगर हम लोग यूज़ करें सेंटीग्रेड के अंदर तो जो उसकी रेंज है वो 20 टू 50 सेंटीग्रेड उसकी रेंज होनी चाहिए। और कम से कम हमें आधा घंटा उसका यानी कि वहीं पे प्लेस रखना चाहिए, यानी कि ताकि हम प्रॉपरली रीडिंग उसकी नोट कर सकें, यानी कि कितना बॉडी टेम्परेचर फॉल हुआ और कितने टाइम इंटरवल में हुआ है, ताकि हमें पता लगे कि यानी कि जो ग्राफ हमने शो किया है इसके बारे में हम जस्टिफाई कर सकें। इसके बाद ये होता है हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट से लेके 99 फ़ारेनहाइट तक, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसके अंदर बॉडी यानी कि अब नॉर्मली अपने आप को वो शो करने लग जाते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर फॉल शो करने लग जाती है। ये समटाइम कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ भी जाता होता है। अब हमारे पास कोई किसी को कार्डिक डिजीज़ है या कोई मैसिव हेमरेज हो गई है या कोई इंटॉक्सिकेशन है किसकी वजह से, अल्कोहल या बार्बिट्यूरेट्स की वजह से, या किसी का कोई इंसान किसी ठंडे इलाके के अंदर है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल हमें महसूस होगा, यानी कि प्रॉपरली हम उसको जज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास होना चाहिए कोई कार्डिक डिजीज़ है, मैसिव हेमरेज है किसी को, या फिर क्या है उसे कोई इंटॉक्सिकेटेड है। इस वजह से हमारे पास क्या होता है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर आता है वो यानी कि नॉर्मल नहीं आता, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसका हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल 110 फ़ारेनहाइट तक भी बॉडी टेम्परेचर चला जाता है। वो कौन से केसेस है, किसी को इन्फेक्शन है तो भी हो जाता होता है, या पोंटाइन हेमोरेज है, इसके अंदर कौन से हमारे पास हेमोरेज, मैसिव हेमोरेज के अंदर हमारे पास कौन सी हेमोरेज होगी, पोंटाइन होगी, पोंटाइन हेमोरेज। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, इन्फेक्शन, राइज इन टेम्परेचर, और इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है राइज है या फॉल है वो एबनॉर्मल है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पोंटाइन हेमरेज है, या फिर हमारे पास क्या होता है कोई हीट स्ट्रोक हो गया किसी को, या कोई एफेक्सिया वगैरह है,
तो इस वजह से यानी कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मे भी राइज कर जाए। इसके अलावा अगर हमें किसी का और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि यानी कि बॉडी टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते होते हैं, जैसे कि इंसान कोई मॉइस्ट जगह के ऊपर है बॉडी, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर इंसान ने कपड़े जो डेड बॉडी है उसके ऊपर ज़्यादा कपड़े हैं या उसके ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं, कोई ब्लीडिंग हो रही है, ये सारे फैक्टर्स हमारे यानी कि रिजल्ट्स को चेंज कर सकते होते हैं, सारे रिजल्ट्स को वो चेंज कर सकते होते हैं, ये बड़ा इम्पैक्ट करते होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास हाइपोस्टेसिस।